होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी खामियों की खुद निशानदही करते, खामियां सामने आती तो उनका इजाला करते और किसी और को उन खामियों की निशानदही और उनकी बुनियाद पर तनकीद का मौका ना मिलता। मगर उलट हो रहा है, हम अपनी खामियों को छुपाते हैं। जो इन खामियों को सामने लाने की कोशिश करता है उसे मुल्क दुश्मन समझते हैं। कोई बाहर से खामियां उठाए तो उसे मुल्क के खिलाफ साजिश कह देते हैं, मगर खुद खामियों का ना इदराक करते हैं ना इजाला करते हैं। बाहर वाले हमारी ही खामियों की निशानदही भी करते हैं और फिर एक्शन लेकर हमें शर्मिंदा भी करते हैं, और हम इन सब में अपने खिलाफ साजिश तलाश करते रहते हैं। ऐसी कई मिसालें हैं, उन पर बात करेंगे, मगर पहले बात करेंगे राव अनवर की, जिन पर 2 साल पहले नकीबुल्लाह महसूद को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा। खुद पुलिस की अपनी रिपोर्ट ने राव अनवर को 444 जाली पुलिस मुकाबलों का जिम्मेदार करार दिया, मगर 2 साल हो गए, हुआ क्या? हमने कुछ नहीं किया, मगर दुनिया खामोश नहीं रही। अमेरिका ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर साबिक SSP मलिक राव अनवर पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक राव अनवर मुताबिक जाली पुलिस इनकाउंटर्स के जिम्मेदार हैं, जिनमें पुलिस के हाथों कई अफराद हलाक हुए। बयान में कहा गया है कि राव अनवर 190 से जायद पुलिस इनकाउंटर्स में मुलविस रहे, जिनमें 400 से जायद अमवात हुई। इनमें नकीबुल्लाह महसूद का कत्ल भी शामिल है। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक राव अनवर ने पुलिस और मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले ठगों के नेटवर्क की मदद की, जो मुबैना तौर पर भत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जे, मंशियात की फरोख्त और कत्ल में मुलविस थे। बयान में कहा गया है कि राव अनवर पर बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलविस होने पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जाम में 18 अफराद पर अमरीकी पाबंदियां आयद की गई हैं दुनिया भर में। पाबंदियों की जद में आने वाले अफराद की अमरीका में जायदादें मुंजमद हो जाएंगी, जबकि अमरीकी शहरियों पर इन अफराद के साथ लेन देन पर भी पाबंदी होगी। अमरीका ने पाबंदी लगा दी, और अगर ये सारे इल्जामात गलत हैं तो हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं कहती कि अमरीका ने पाकिस्तान के एक साबिक पुलिस अफसर पर गलत इल्जामात लगाए हैं? क्यों इसका दिफा नहीं किया जा रहा? क्यों अमरीका को हमें सारी दुनिया में शर्मिंदा करने का मौका दिया जा रहा है? और अगर ये सारी बातें सच हैं तो हमने क्या किया? नकीबुल्लाह के कत्ल को 2 साल होने वाले हैं। 3 जनवरी 2018 को पुलिस ने नकीबुल्लाह को 2 दोस्तों के साथ अगवा किया। फिर 6 जनवरी को नकीबुल्लाह के दोनों साथियों को छोड़ दिया, मगर नकीबुल्लाह को नहीं छोड़ा। उसके बाद 13 जनवरी को अचानक ये खबर आई कि मलीर में होने वाले पुलिस मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए हैं। बाद में पता चला कि जाली पुलिस मुकाबले में नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल किया गया। पुलिस इंक्वायरी में नकीबुल्लाह को बेगुनाह करार दिया गया था, और फिर जनवरी 2019 में अदालत ने भी नकीबुल्लाह को बेगुनाह करार दिया, मगर राव अनवर के खिलाफ कुछ नहीं हो सका। 19 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्लाह के कत्ल का नोटिस दिया। राव अनवर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने गिरफ्तारी दी, मगर जेल नहीं गए। उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया गया। अदालत में पेश हुए तो हाथ में हथकड़ी दिखाई नहीं दी। फिर 10 जुलाई 2018 को अदालत ने राव अनवर को जमानत पर रिहा कर दिया। नकीबुल्लाह कत्ल केस मार्च 2018 से इंसिदादे दहशतगर्दी की अदालत में जेरे समात है। राव अनवर समेत 4 मुल्जिमान जमानत पर रिहा हैं। अब तक 40 से जायद समातें हो चुकी हैं। 80 गवाहों में से सिर्फ 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हुए हैं। 25 मार्च 2019 को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई, मगर अब तक जुर्म साबित नहीं हो सका है। इंसाफ के लिए नकीबुल्लाह के वालिद को कभी एक अदालत और कभी दूसरी अदालत जाना पड़ा। वो कैंसर के साथ साथ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने की लड़ाई भी लड़ते रहे। आखिरी वक्त तक इंसाफ की अपीलें करते रहे, मगर इंसाफ नहीं मिला। हम तो नंबरों में उलझ गए कि राव अनवर ने कितने लोग मारे, मगर एक कत्ल पर किस तरह पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी मुतासिर होती है, इसकी अक्कासी एक तस्वीर करती है। कैसे एक कत्ल ने 3 नस्लों को तबाह कर दिया। नकीबुल्लाह मारा गया, उसके वालिद अपने बेटे के लिए इंसाफ की जंग लड़ते लड़ते मर गए, और नकीबुल्लाह का बेटा यतीमी की ज़िंदगी गुजारेगा 3 नस्लें। ये तस्वीर नकीबुल्लाह महसूद के वालिद के जनाजे की है, जिसमें नकीबुल्लाह का बेटा अपने दादा को देख रहा है। हम ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि पता चल सके कि कत्ल तो हो जाता है, मगर बाद में इंसानी ज़िंदगियों पर क्या असर डालता है, इसकी अक्कासी ये तस्वीर करती है। और राव अनवर पर ऐसे सैकड़ों ख़ानदानों को तबाह करने का इल्ज़ाम है। कुछ दिनों के बाद नकीबुल्लाह के कत्ल को 2 साल हो जाएंगे। हमने तो इंसाफ नहीं किया, पाकिस्तान ने इंसाफ नहीं किया, मगर अमेरिका ने ज़रूर राव अनवर पर पाबंदी लगा दी है। और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें हम कुछ नहीं करते, साजिशें तलाश करते हैं, दुनिया एक्शन लेकर हमारे खिलाफ चार्जशीट बना देती है। एक और मशहूर केस है खरानी एंड कालिया केस, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, अमेरिका ने ज़रूर एक्शन लिया। खरानी एंड कालिया केस के अहम किरदार अल्ताफ़ खनानी को अमरीकी हुकाम ने सितंबर 2015 में गिरफ्तार किया, तहकीकात की, इल्ज़ाम साबित किया। फिर अप्रैल 2017 में अमरीकी अदालत ने अल्ताफ़ खनानी को 68 माह की सज़ा दे दी और $2.5 लाख जुर्माना भी कर दिया।
19 माह में पूरा अमल मुकम्मल कर लिया। मगर पाकिस्तान में क्या हुआ? ये केस 2008 में पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ, सामने आया। खनानी एंड कालिया मनी एक्सचेंज कंपनी से हुंडी हवाला के जरिए अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजने का इंकिशाफ हुआ, जिस पर FIA ने मई 2008 को खनानी एंड कालिया के हनीफ कालिया, जावेद खनानी, मुनाफ कालिया और आतिफ पुलानी को अरबों रुपए मालियत की करेंसी गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क मुंतकिल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। उनके साथ 4 बैंकर्स को भी गिरफ्तार किया और कराची की बैंकिंग कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा भी चला, लेकिन अदालत ने तमाम मुल्जिमान को अदम सबूत की बिना पर मार्च 2011 में रिहा कर दिया। फैसले के खिलाफ FIA ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और उस वक्त के DG FIA वसीम अहमद का यह बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस केस में भारी रिश्वत वसूल करके मुल्जिमान के खिलाफ काफ़ी सबूत होने के बावजूद उन्हें रिहा कर दिया गया, जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने नोटिस लेते हुए सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस केस की मेरिट पर तहकीकात करने की हिदायत की। इस दौरान FIA ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, लेकिन मुल्जिमान ने हाई कोर्ट से जमानत हासिल कर ली। फिर रवां साल अप्रैल में सिंध हाई कोर्ट ने FIA की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। अहम बात यह है कि 2017 में जब अल्ताफ खनानी को अमेरिका में सजा हुई तो उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार ने इसका नोटिस लेते हुए एक बार फिर मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया। चौधरी निसार के हुक्म पर FIA की खुसूसी तहकीकाती टीम ने इब्तिदाई तहकीकात मुकम्मल करके 1 दर्जन से ज़ायद सिफारिशात वज़ारत दाखिला को भेजी। कमेटी की इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक अप्रैल 2008 से नवंबर 2008 के दौरान तकरीबन 72 करोड़ 64 लाख इमाराती दिरहम पाकिस्तान से दुबई भेजे गए। कमेटी ने DG FIA के जरिए उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार से दरख्वास्त की कि वह दफ्तर खारजा के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका की हुकूमतों से मतलूबा रिकॉर्ड मंगवाए, साथ ही अमेरिकी तहकीकाती इदारे FBI से रिकॉर्ड मंगवाया जाए। अहम बात यह है कि इस मामले में अमेरिका ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड की फरहमी पर आमादगी भी जाहिर कर दी, लेकिन पाकिस्तान में मामला आगे नहीं बढ़ सका और फिर 8 साल बाद इस केस में नामजद तमाम 8 मुल्जिमान को रिहा कर दिया गया। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में तो मुल्जिमान रिहा हो गए मगर अमेरिका में सजा हुई। हालांकि मनी लॉन्ड्रिंग का संगीन इल्ज़ाम था, मगर मामला उलझा ही रहा और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि हम FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों हैं। इसी तरह का एक और मामला एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल का भी है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए बदनामी का बाइस बना। अमरीकी हुक्काम ने दिसंबर 2016 में एग्जैक्ट केस की अहम मुल्जिम उमैर हामिद को गिरफ्तार किया। उमैर हामिद ने अपने गुनाह कबूल किए और फिर 28 अगस्त 2017 में अमरीकी अदालत ने मुल्जिम को 21 माह की सजा सुना दी। 8 माह में अमरीकी हुक्काम ने तहकीकात की, अदालती कार्रवाई हुई और सजा हो गई। मगर हमारे यहाँ क्या हुआ? मई 2015 में एग्जैक्ट पर जाली डिग्री बनाने का इल्ज़ाम लगा कि उसने 197 ममालिक के तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद को जाली डिग्रियाँ फ़रोख्त करके अरबों रुपए कमाए। एग्जैक्ट कंपनी के CEO शुएब शेख और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ FIA ने कार्रवाई भी की। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो फिर जमानत पर रिहा हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद मातहत अदालतों से मुल्जिमान के खिलाफ केसेस का कोई फैसला नहीं आ सका है। जिस जज ने एग्जैक्ट के CEO को बरी किया, उसके हवाले से बाद में पता चला कि उसने 50 लाख रुपए रिश्वत ली थी और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई, मगर कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में सब कुछ सामने होने के बावजूद सिर्फ दावे ही होते रहे। लाखों की तादाद में जाली डिग्रियां भी बरामद हुई, कई गवाह भी सामने आए, खुद उन अफराद ने एग्जैक्ट के जराइम का एतराफ़ भी किया, मगर सज़ा किसी को नहीं हुई। अमेरिका में 8 माह में एग्जैक्ट के मुलाजिम को सज़ा हो गई। पाकिस्तान में कई साल बाद भी मामला दबा हुआ है और सब कुछ पहले की तरह हो रहा है। फिर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि दुनिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, साजिश करती है। इसी तरह स्पॉट फिक्सिंग का केस भी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ के दौरान 28 अगस्त 2010 को बरतानवी अखबार ने इंकिशाफ किया कि 3 पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी, जिनमें कप्तान सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ के साथ साथ उनके एजेंट मजहर मजीद स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस हैं। बाद में फरवरी 2011 में ICC के ट्रिब्यूनल ने जुर्म साबित होने पर तीनों खिलाड़ियों पर क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगा दी। इन खिलाड़ियों को बरतानवी अदालत ने भी सजा सुनाई। जब यह स्कैंडल सामने आया तो बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वाजी शमसुल हसन ने उसे पाकिस्तानी टीम के खिलाफ साजिश करार दे दिया। क्रिकेट बोर्ड भी खिलाड़ियों के साथ खड़ा हो गया, इसे पाकिस्तानी क्रिकेट के खिलाफ साजिश करार दिया गया। उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के सरबरा ने कहा कि हम अपने खिलाड़ियों को इसलिए मुअत्तिल नहीं कर रहे क्योंकि दुनिया समझेगी कि हमने इन इल्जामात को दुरुस्त मान लिया है। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ अनासिर इसे पाकिस्तानी टीम के खिलाफ साजिश करार देने लगे। सलमान बट इंटरव्यूज़ में इसे झूठ और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार देते रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ख्याल में उन्होंने केस हमारा सुना ज़रूर है, लेकिन ऐसे लगता था कि पहले से फ़ैसला उन्होंने किया हुआ है और बगैर किसी एविडेंस के ऐसा फ़ैसला जिसकी बुनियाद किसी सबूत पे नहीं की गई। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान को कॉर्नर किया जा रहा है और पाकिस्तानी होने की सज़ा मिल रही है। जब इस हवाले से जियो न्यूज़ ने उनसे बात की तो उन्होंने यही बात दोहराई। साथ ही उन्होंने जियो न्यूज़ को
इंग्लिश मीडिया करार दे दिया कि ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश मीडिया के लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। अग्रेसिव हो गए सलमान बट और वही साजिश वाली बातें करने लगे। सबूत आए कि उसी वक्त नो बॉल हुई जिसके बारे में जिस तरह अखबार ने कहा और वो वीडियो के मुतालिक जो सबूत थे, फिर वो जैकेट पहनने वाला सिलसिला, तो शक तो पैदा होता ना सलमान। भाई आप सारी बातें मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझे एक सिंपल सा जवाब आप मुझे दे दें कि इस पूरी वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ। इस बात का कोई जवाब है आपके पास? जो वीडियो में उसने जो कुछ कहा, जो बयान दिया, उसने कहा कि इस बॉल पर ये होगा, इस बॉल पर ये होगा, ये तमाम बातें किस तरह से फिर झूठ साबित हो सकती हैं? इस पे कौन किस तरह से यकीन करेगा? भाई मैं आपको यहाँ पे यकीन दिलाने तो नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप मुझे ये लोग बता दें कि कहीं पे उसने ये कहा कि मैंने सलमान को कह दिया, सलमान जाके ये करवा देगा। अच्छा, आप फिर ये कहना चाहते हैं कि ये सब झूठ है, ये वीडियो या जो भी सबूत उन्होंने दिए ये सब बेबुनियाद है? ऑफ कोर्स, क्यों हम लोग डिनाई कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, वी आर मैड? अच्छा, ये बताएगा कि चलें अब पीसीबी जो है वो आप लोगों की कोई खास हेल्प नहीं कर रहा है, अब किस तरह से आप लोग अब आगे बढ़ेंगे? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं इंग्लिश मीडिया से बात कर रहा हूँ। Enough has been commented on and unless something has been proven। क्या समझ में आता है आखिर साजिश के पीछे कौन हो सकता है? आई मीन वेरियस, कुछ भी हो सकता है यार। पाकिस्तान के खिलाफ आजकल इतना कुछ हो रहा है, आप किसी एक की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इट हैज़ टू बी डन, द गवर्नमेंट हैज़ टू गेट इन्वॉल्व, द फॉर्मर क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम तो खुद कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई प्रूफ है तो आप क्यों नहीं लाते बाहर? वही बात, अपने दिफा में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगा दो, जो सवाल उठाए उसके सवाल पे सवाल उठा दो, उसकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा दो। पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर ICC का रद्दअमल भी आया। उन्होंने साजिशी थियोरीज़ के बयान को मुस्तरद कर दिया। बाद में जून 2013 में सलमान बट ने खुद स्पॉट फिक्सिंग का एतराफ़ कर लिया, कौम से माफ़ी भी मांगी। मोहम्मद आमिर ने कौम से माफ़ी मांगी, अपने जुर्म का एतराफ़ किया। मगर अहम बात यह है कि क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि हम अपने खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं, मगर शाहिद आफरीदी, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें पहले ही पता चल गया था कि इन तीनों खिलाड़ियों के मामलात मशकूक है और उन्होंने टीम के कोच वकार यूनुस को और इंतजामिया को खबरदार किया। जब आप श्रीलंका के टूर पे थे और ये मजहर मजीद भी अपनी फैमिली के साथ छुट्टी पर आया, उसका मोबाइल गिर गया, वो मोबाइल रिपेयर के लिए लंदन में गया और इंग्लैंड में गया, उसके बेटे ने गिरा दिया था, वो सारी की सारी एपिसोड ज़रा बताएं अवाम को। ऊपर वाले का एक निज़ाम है कि मैसेजेस, मोबाइल गिरा पानी में, रिपेयर करने के लिए लंदन में जिस जगह पे दिया, मेरे दोस्त और मेरे दोस्त के दोस्त हैं वो, उन्होंने जब ऑन किया उस मोबाइल के, उसके अंदर मैसेजेस थे वर्ल्ड कप की, जब हम T20 खेलने गए हुए थे, तो वो सारे मैसेजेस मुझे मिले। तो मैं अब यकीन भी नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि यार ये भाइयों की तरह है मेरे, ये सारे किन कामों में लग गए, कैसे लग गए, अच्छी खासी इनको मैच फीस मिलती है, फिर किन चक्रों में। तो मैं, रज़ाक मेरे साथ होता था और रज़ाक देखता था मैं कि 3-4 दिन से मैं सो नहीं पा रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था चीज़ों का, मैं क्या करूं इन मैसेजेस का। मैंने उस वक्त कोच थे हमारे विकी भाई वकार यूनुस, उनको मैंने शेयर किया एंड देन फिर मैंने मैनेजमेंट को बताया। तो मैनेजमेंट की तरफ से जो जवाब तो मेरे लिए बड़ा हैरत के था यार कि बेटा इनका हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कैप्टन मेरे लिए बड़ी हैरत थी कि हम वर्ल्ड कप में हमने ये हरकतें की, हम क्यों हारे हैं, वजूहत पता नहीं चल रही सही तरीके से, सिर्फ जो 5-6 मैसेजेस थे वो मुझे मिले। तो खैर फिर मैंने मैनेजमेंट से कहा, मैंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएं, इन बच्चों को रोकें, इन लड़कों के पास ना मिलने दें, इनसे ना मिलने दें, ये लड़के हमारे फंस जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। उन्होंने कहा बेटा देखते हैं। फिर खैर हम इंग्लैंड के, वहीं से श्रीलंका से हमारा टूर था इंग्लैंड का, तो वहाँ बैठे, मैनेजमेंट ने मीटिंग कॉल की कि इस तरह ये लड़के घूम रहे हैं, टीम के इर्द गिर्द, इनसे कोशिश करें कि दूर रहें। लेकिन वो लड़कों पे असर नहीं हुआ और वो लड़के ड्रेसिंग रूम में भी आते रहे, बाहर भी खड़े होते रहे, हमारे लड़के मिलते भी गए, मुझसे भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की मिलने की, लेकिन खैर उनको पता था मेरा तरीका, मैं नहीं मिलता था उनसे। इससे पहले 2 T20 मैचेस हुए हमारे, ऑस्ट्रेलिया से हम जीत गए। तीसरा मैच हमारा टेस्ट मैच था लॉर्ड्स के अंदर। वहाँ पे जो सिचुएशन थी, वो लड़के आए जा रहे हैं, मिल रहे हैं, होटल के बाहर मिल रहे हैं, मैच की सिचुएशन भी ख़राब थी हमारी, हार भी गए। बस वही मैंने फैसला किया कि अब नहीं मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी, वहाँ से फिर रिटायरमेंट। वो 3 मैसेजेस जो मजहर मजीद के मोबाइल से और मोबाइल रिपेयर करने वाले ने लीक किए, वो क्या थे, किन लोगों से थे, क्या कम्युनिकेशन थी? क्योंकि आपने कहा कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी थी, पहले आपने वकार यूनुस को बताया, उन्होंने कोशिश की कि उन्होंने कहा कि मामला देखते हैं आगे बढ़े ना बढ़े, मगर उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। फिर यावर सईद को आपने बताया तो उन्होंने आपसे ट्रांसक्रिप्ट मांगी, बल्कि कहा कि बेटा हम क्या कर सकते हैं इस हवाले से। वो उनको मैंने कॉपी दे दी थी मैसेजेस की, उन्होंने मुझसे मांगी थी, मैंने कहा जी ये मुझे आए थे, ये मेरी एक अमानत है, ये आप रख लें अपने पास। तो उनको मैंने खैर दे दी थी। उसके अंदर कुछ इसी तरह की मैसेज थे, तो बात भी बहुत पुरानी हो गई कि एक बॉल रोकोगे इस ओवर में, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा, इस ओवर में आउट होने की कोशिश कर, इस तरह के कुछ मैसेजेस थे जो मुझे याद आ रहे हैं थोड़े बहुत, वो मैंने मैनेजमेंट के हवाले कर दिया था। और आपको मगर डाउट अपनी जगह पर रहा और मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान ने एक्शन नहीं लिया, इसको साजिश करार दिया, फिर बरतानिया में एक्शन हुआ, बाद में हमारे खिलाड़ियों ने एतराफ़ भी कर लिया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो गई और ये तनकीद भी सामने आई कि सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन लेना चाहिए था।
ऐसा ही हमने कलदम तंजीमों के मामले में किया, उन्हें असासा समझा, उनके खिलाफ एक्शन लेने से कतराते रहे, मगर दुनिया उनके खिलाफ एक्शन लेती रही, पाबंदियां लगाती रही और हम पर दहशतगर्दों की हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाती रही और हम इस सब को साजिश कहते रहे और फिर दुनिया ने हमें मजबूर किया। ये हमारा मिजाज बन गया है, हम खामियों को छुपाते हैं मगर जब दूसरे सामने लाते हैं तो हम साजिश समझते हैं, उसे झुटलाते रहते हैं, मगर जब ये बातें सच साबित होती हैं बहुत देर हो चुकी होती है। हमारा तो ये हाल है कि मुल्क के अंदर से भी कोई हमारी खामियां हमें बताए तो खामियों का इजाला करने के बजाय इल्ज़ाम लगा देते हैं। शर्मीन उबैद चुनाए ने मुल्क में तेज़ाब गर्दी का मसला उठाया तो हमने तेज़ाब से झुलसने वाली ख़वातीन का चेहरा बचाने के बजाय शर्मीन पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि वो पाकिस्तान का मनफी चेहरा दिखाती हैं, उन्हें मुल्क दुश्मन करार दे दिया। मलाला यूसुफजई ने लड़कियों की तालीम की बात की तो उन्हें भी इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा, आज तक करना पड़ता है। ये हमारा कौमी रवैया बन गया है जिससे हमें जान छुड़ाने की ज़रूरत है। अल्लाह।